हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं 72वीं BPSC प्रीलिम्स जो होने वाली है उसके लिए। और इसमें हम लोगों ने बिहार स्पेशल जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने किया था। और उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट किया था। हिस्ट्री में एक पार्ट किया था जिसमें हम लोग 2 साल के 56वीं से 59वीं BPSC और 60 से 62वीं BPSC का किया था। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपको 63rd एंड 64th BPSC के क्वेश्चन जो हिस्ट्री के पूछे गए थे वो हम करेंगे। ये टोटल जो हमारा वीडियो होगा हिस्ट्री पोर्शन का वो 7 वीडियो होगा। एक हमने कर लिया है, ये पार्ट 2 है और टोटल लेक्चर नंबर 9। एग्जामिनेशन आपका नज़दीक है, हम ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि 10,000 ईसा पूर्व में 10,000 BC में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था। ठीक है, तो 10,000 BC के समय में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 मिलियन था। कितना था? 1 मिलियन। क्लियर? तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और 1900 ईस्वी से 2000 तक आपको जो है सो 4 गुना पॉपुलेशन हो गया था। और 1 बिलियन पीपल, अगर आप जैसे मिलियन पूछा है, अगर 1 बिलियन पीपल पूछेगा तो ये 1800 ईस्वी तक आपको 1 बिलियन पूरा होने में 1800 हो गया। अगर हम लोग बात करें अभी 2022-23 तक की बात करें तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन एज पर द यूनाइटेड नेशन 8 बिलियन है। ठीक है, तो 1 मिलियन कब हुआ था? 10,000 BC में, और 1 बिलियन 1800 ईस्वी में। ठीक है, और अभी जो है सो अराउंड 8 बिलियन आपको पॉपुलेशन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी जनवरी, आपको ना ईस्वी भी याद रखना है, 1885 में हुई थी। और इसमें 3 लोग थे और तीनों नाम आपको याद रखना है। वन इज़ द फिरोज शाह मेहता, एक थे केती तैलंग और एक थे बदरुद्दीन तैयबजी। मतलब कि इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव। ये तीनों मिल करके 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का आपको स्थापना किया था। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन थे इसमें से जो इम्पेरियल कैडेट क्रॉप को इस्टेब्लिश किए थे? इम्पेरियल कैडेट क्रॉप्स, ये आपको मिलिट्री स्कूल था जो जहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह की ट्रेनिंग होती थी, जो प्रिंसेज होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। और ये आपको 1901 में आपको फाउंड हुआ था। क्लियर? और इसमें 1901 के समय में कौन थे? आपको गवर्नर जनरल। तो ये याद अगर आपको होगा तो आपका दोनों काम चल जाएगा। सो दैट इज़ द लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और ये आपको 2 जगह पे खोला था। वन इज़ द मेरठ और एक थे देहरादून। 2 जगह पे इम्पेरियल कैडेट क्रॉप लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1901 में। यहाँ पे होता क्या था? ये आपको एक तरह का मिलिट्री स्कूल था, यहाँ पे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिलती थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 2-3 चीज़ें इसमें याद रखना है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो 19 जुलाई 1905 को की गई थी, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये कब से इफेक्ट में आया? दैट इज़ द 16 अक्टूबर 1905 से इफेक्ट में आया। और ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में आपको 1911 में आपको इसको रिजेक्ट कर दिया, एनल्ड कर दिया गया था कि नहीं, मतलब वापस ले लिया गया था। और हुआ था कर्जन के समय में और ये वापस लिया गया लॉर्ड हार्डिंग। तो ये याद रहेगा आप लोगों को। अगला, इसमें 3 ही इन्फॉर्मेशन आपको जैसा था। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किन को लाइफ पनिशमेंट मिली थी फॉर द मर्डर ऑफ, किसको? कर्नल वाइली के मर्डर के लिए इनमें से किस पर्सन को आपको मृत्युदंड दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह और मनमथ नाथ। अब एक चीज़ इसमें अगर आपको ध्यान रखेंगे तो जो ये आपको भगत सिंह तो है नहीं, है ना। भगत सिंह को तो आपको पता है कि असेंबली बम में के कारण आपको 23 मार्च को फांसी दी गई थी 1931 को। तो भगत सिंह तो इसमें ऑप्शन में होंगे ही नहीं। ठीक है, और बाकी बचा आपका मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह और मनमथ नाथ। तो मदन लाल ढींगरा जो थे ये आपको इंग्लैंड में पढ़ते थे और उस समय उन्होंने विलियम हट कर्जन वाइली, इनका नाम था पूरा विलियम हट कर्जन वाइली, इनको ये हत्या कर दिया था।
ये आपको ये बस इसलिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियंस का किलिंग किया जाता था, जिसके विरोध में मदन लाल ढींगरा ने किया था, और उस कारण से मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा मिली थी। ठीक है, और 17 अगस्त 1909 को इनको वहाँ पे पेंटोविल प्रिजन में फांसी दे दी गई थी। तो ये तो आंसर आपका मदन लाल ढींगरा हो गया। अब बात है कि सर उधम सिंह किस बात के लिए न्यूज में है। अब उधम सिंह जो है वो आपको गदर पार्टी से बिलोंग करते थे, और ये माइकल ओ डायर का, अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये माइकल ओ डायर और जनरल डायर जो आपको क्या कहते हैं उसको जालियांवाला करवाया था, वो दूसरा था, लेकिन डायर में कन्फ्यूजन के कारण उधम सिंह ने इसको मार दिया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब इंडिया का उस समय में हुआ करता था। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो उधम सिंह ने किसको मारा था, माइकल ओ डायर को, और जालियांवाला हत्याकांड कब किसने करवाया था, कहाँ पे हुआ था, दैट इज द आपको जनरल डायर के द्वारा कराया गया था। और इनको उधम सिंह को इस कारण से 31 जुलाई 1940 को आपको फांसी दे दी गई। तो ये आप हो गया ना। एक नाम और है मनमथ नाथ। तो मनमथ नाथ गुप्ता इनका नाम था, और 13 साल की उम्र में ये आपको राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये एक्टिव सदस्य हुआ करते थे, और ये आपको काकोरी जो ट्रेन रॉबरी हुई थी, काकोरी ट्रेन रॉबरी में ये आपको पार्टिसिपेट किए थे 1925 में, जो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी उसमें, और इसके लिए इनको 14 साल का फांसी मिला था। तो ये कौन सा नाम किसके लिए इंपॉर्टेंट है सारा आपको मैंने बता दिया, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन वॉज क्रिएटेड बाई विच एक्ट। इंडियन हाई कमीशन का पोस्ट कौन से एक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था। क्या ये इंडियन काउंसिल एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, यहाँ पे हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, इंडियन हाई कमिश्नर इन लंदन एक पोस्ट क्रिएट किया गया था। तो ये याद रखेंगे। और भी आप याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें बाइकम्युनलाइजेशन सेंटर में किया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई थी, यहाँ पे फ्रेंचाइज को एक्सपेंड किया गया था, विमेन डिप्रेस्ड कास्ट को भी इसमें ऐड किया गया था, सब्जेक्ट को डिवाइड किया था, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है सो आपको मैंने यहाँ दे दिया है कि 1990 में और क्या क्या चीज़ें हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। एंड इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि जो अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर, वो तीनों के तीनों में पार्टिसिपेट किए थे। एक क्वेश्चन तो ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। फर्स्ट में भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था, थर्ड में भी नहीं किया था। क्लियर। अब ये पार्टिसिपेट किस में किया था, जब फर्स्ट में भी नहीं किया था और थर्ड में भी नहीं किया था, तो ये सेकंड में किया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। सेकंड में आपको कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट करने वाले थे दैट इज द गांधी जी। क्लियर। अब इसके लिए आपको पता होगा कि गांधी इरविन पैक्ट होती है, और गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है आपको इसको समझौता होती है इरविन के साथ, और उसके बाद जो है सो आईएनसी पार्टिसिपेट करता है, और थर्ड में तो कोई नहीं करता है। क्लियर। तो ये आपको आंसर रखेगा कि डिड नॉट टेक पार्ट इन फर्स्ट एंड थर्ड। बाकी मैंने डिटेल में आपको ये सारी चीज़ दे दिया था कि किसने कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं। अगला है, और कभी कभी ना ईयर भी पूछ देता है, सो दैट इज ये 1930 आप याद रखिए, ये 1931 रखिए याद, और ये 1932, इससे भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद ये चीज़ें आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस के किस सेशन में प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। तो ओनली सेशन थे 1924 में हुई थी, दैट इज़ द आपको बेलगम करके जगह है ना, ठीक है, यहाँ पे सेशन हुई थी, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, एंड दिस इज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसमें महात्मा गांधी प्रेसाइड किए थे। अब आपसे क्वेश्चन है कि भाई 1922 की सेशन कहाँ पे हुई थी, तो ये गया में हुआ था, और इसमें जो थे कि कौन थे, चित्तरंजन दास।
ठीक है। और इसी सेशन के बाद में स्वराज पार्टी की, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। कांग्रेस से लीडर्स जो है सो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब अलग हो गए थे। 1928 की अगर बात करें तो 1928 की जो सेशन होती है वो उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं मोतीलाल नेहरू, और यहीं पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। 1929 में लाहौर में सेशन होती है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन यहाँ पे पास होता है। 1931 में आपको 1931 में आपको कराची में सेशन होती है, उसके प्रेसिडेंट होते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो होप आपको याद होगा, ये सब ध्यान रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन जो हुई थी, कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन मेंबर नहीं थे? सो पेथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। देखिए कैबिनेट मिशन जो था, ईयर भी याद रखेंगे, मई 1946 में कैबिनेट मिशन की बात हुई थी, ठीक है। और इसके जो 3 मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? पेथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों मेंबर थे। और नॉट मेंबर कौन थे? तो वेवेल इसके मेंबर नहीं थे। और ये जो इसका कैबिनेट मिशन जो था उसका मेन एजेंडा क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम करना है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नाउ और नेवर। ये पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर, ये जिन्ना जी ने लिखा, इकबाल ने लिखा, रहमत अली ने या खफी खान ने लिखा? देखिए एक पाकिस्तान डिक्लेरेशन करके पैम्पलेट होता था, वो आपको चौधरी रहमत अली लिखते थे। चौधरी रहमत अली कौन सा लिखते थे आप देख लीजिए, उसका नाम था पाकिस्तान डिक्लेरेशन, ठीक है। ये 1933 को आपको ये पैम्पलेट छपी थी। नाउ और नेवर, ये आपको आर वी लिव और पेरिस फॉर एवर, इसका पूरा नाम था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपको लिखा था ये आपको रहमत अली ने ही लिखा था, ठीक है। तो पाकिस्तान डिक्लेरेशन पैम्पलेट था, वहां पे ये टाइटल था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। इवन इस पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान का नाम यह हुआ था, पाकिस्तान का। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये आपको ये पैम्पलेट है, ठीक है। और जो पाकिस्तान डिक्लेरेशन करके था और उसमें पब्लिश और रिटन बाय द चौधरी रहमत अली 28 जनवरी 1933 को, और इसी में टाइटल था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। और इसी में सबसे पहले वर्ड पाकिस्तान को यूज किया गया था इसी सर्कुलेशन में, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। नाउ इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान, पी से पंजाब, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ए से अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान जो है आपको चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर करके एक पाकिस्तान डिक्लेरेशन करके पैम्पलेट थी, उसमें लिखा था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि सती को इलीगल किसने डिक्लेयर किया था? कौन से जनरल थे? वारन हॉस्टिंग जी थे, विलियम बेंटिक थे, कॉर्नवालिस थे या कर्जन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1828 से 35 के बीच में, इन्होंने, आपको पता होगा कि सती जो एबोलिशन एक्ट आया था दैट इज इन 1829, तो 1829 में जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। तो आंसर क्या होगा? विलियम बेंटिक, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट? पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास कब हुआ? सो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 ईस्वी में पास हुआ था। ये ब्रिटिश राज के द्वारा इंट्रोड्यूस एक लेजिस्लेशन था और इसका मेन एम था कि लैंड ओनरशिप पंजाब प्रोविंस में ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। और इस जो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 था उसमें एग्रीकल्चरल ट्राइब्स करके कैटेगरी किया गया था, जिसकी मेंबरशिप अनिवार्य थी अगर आपको लैंड सेल या बाई करना है तो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर व्हिच लीडरशिप? किसकी अध्यक्षता, हेडशिप है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ये इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में, और इसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है हेड किए जाते थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, और इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी
कि उनको प्रिंसली स्टेट के साथ में डील करना है, कि इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ में आप उनकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो ये किसने किया था? दैट इज सरदार पटेल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? तो बर्न्ट बिग बिल्डिंग, फर्स्ट ट्रू, ये प्रथम असली मेहराब आर्किज है, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। नाउ अगर आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो वैसे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट में आपको क्या था? टाउन प्लानिंग था। बट टाउन प्लानिंग में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो थी वहाँ पे बर्न्ट बिग से होती थी, तो हम लोग इसको बर्न्ट बिग बिल्डिंग्स करके कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे आप मान लीजिए कि बर्न्ट बिग का यूज होता था, रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर धोलावीरा में था, फोर्टिफाइड साइटेडल था, सिर्फ चाहुंदारो में नहीं था, है ना। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीज कहाँ का एम्बेसडर था? तो मेगास्थनीज जो है एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था। वो आपको चंद्रगुप्त किसके कोर्ट में आया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। चंद्रगुप्त के कोर्ट में ये आया था। और इसको भेजा किसने था? एक ग्रीक आपको रूलर थे, उसका नाम था सेल्यूकस निकोटर। थर्ड सेंचुरी बीसी में आपको ये सेल्यूकस निकोटर करके पर्सन था, ग्रीक रूलर था। उसने आपको चंद्रगुप्त के कोर्ट में मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर को भेजा था, है ना। और मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका, ठीक है। मौर्यन पीरियड की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अगला है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक है, किताब है, वो किस चीज़ पे है? इकोनॉमिक रिलेशन पे है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट पे है, फॉरेन पॉलिसी पे है, या वेल्थ एक्यूमुलेशन था पे है? नाउ ये अर्थशास्त्र जो किताब है वो पॉलिटिक्स पे है, ठीक है, कि स्टेट कैसे फंक्शन करता है, ठीक, क्लियर। तो इन चीज़ों पे लिखा गया है। तो ये बेसिकली पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, है ना, पे लिखा गया है कि स्टेट कैसे फंक्शन करता है। तो इसमें आपको ई ऑप्शन आपका होगा। और इन्होंने जो कौटिल्य का एक चीज़, अर्थशास्त्र पे एक चीज़ और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? सप्तांग थ्योरी। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि सप्तांग थ्योरी जो है ये कौटिल्य का क्या क्या है। सप्तांग में है कि बोला कि किसी भी स्टेट का 7 कंपोनेंट्स होता है। 1 इज़ द स्वामी मतलब किंग होना चाहिए। अमात्य, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि अमात्य क्या है, सो मिनिस्टर होना चाहिए। अब मान लीजिए ये सब है, जनपद होना चाहिए, टेरिटरी होगा तभी तो उसका राजा होगा। और राजा है तो दुर्ग, मतलब कि आपको फोर्टिफाइड कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कोष होना चाहिए, मतलब ट्रेजरी होना चाहिए। गलत जो करे उसको दंड, जस्टिस फॉर और फोर्स और मित्र, एलाई आपको होने चाहिए। ये 7 चीज़ किसी भी आपको स्टेट में 7 चीज़ होने ज़रूरी है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द चोल एज ऑफ वाज मोस्ट फेमस फॉर, चोल काल किस चीज़ के लिए फेमस था? देखिए चोला जो थे वो 8th से 12th सेंचुरी एडी तक थे। और ये मेनली जो जाने जाते हैं आपको विलेज असेंबलीज के लिए जाने जाते हैं, विलेज असेंबली के लिए। ये इसका जो चोल वंश हैं, चोल शासक हैं, कौन थे जो इनको फाउंड किया था? उनका नाम था विजयालय। क्या था नाम? विजयालय इनका। और साउथर्न इंडिया में होते थे और फाउंड किए थे विजयालय के द्वारा, क्लियर। और विलेज असेंबली के लिए आपको ये फेमस हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है द माइटी गेटवे फाउंड एट द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो मंदिर होती है उसमें आपको बड़े बड़े आपको आकर्षक द्वार होते हैं, गेट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, क्या बोलते हैं? तो ये इसको बोलते हैं गोपुरम। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो ड्रेविडियन आर्किटेक्चर होते हैं, ड्रेविडियन आर्किटेक्चर। और ड्रेविडियन आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो मंदिर होता है उसके चारों तरफ बड़े बड़े हाई बाउंड्री वॉल होते हैं, ठीक है। और इसका जो एंट्रेंस गेट होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मंदिर है तो ये आपको पूरा बड़े बड़े जो है सो आपको हाई बाउंड्री वॉल होगा। और यहाँ पे एक बड़ा गेट होता है और इस गेट को बोलते हैं गोपुरम, क्लियर। अब ये जो टेम्पल होते हैं वो पंचायतन स्टाइल में होते हैं, पंचायतन। ना व्हाट इज द पंचायतन स्टाइल? क्या होता है कि एक मेन श्राइन होते हैं, मतलब एक मेन भगवान वाला, और 4 आपको जो है सब्सिडियरी श्राइन्स होते हैं, क्लियर। अब जैसे ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विमान। मेन टेम्पल टावर जो होता है उसको बोलते हैं विमान, क्लियर। और टेम्पल में अगर कुछ
लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं शिखर, ठीक है। और यहाँ से लेकर के मंडप तक आने के लिए जो बनाया जाता है टनल टाइप का, वो होते हैं अंतराल। असेंबली हॉल और गर्भगृह, मेन जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं गर्भगृह, और इससे असेंबली हॉल में आने के लिए जो जगह होता है, जो आपको गली होती है, टनल होता है, उसको बोलते हैं अंतराल। क्लियर। जो गर्भगृह का एंट्रेंस होता है, यहाँ पे द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल होते हैं कौन कौन? उसमें मिथुन, यक्ष, ये सब रहते हैं, ठीक है। इवन इनसाइड द टेम्पल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा। अगर द्रविडियन पे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर पाओगे। तो विजयनगर एम्पायर का रिमेन्स कहाँ पे पाया, अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर में, गोलकोंडा में, हम्पी में या बड़ौदा में? तो डेफिनेटली रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आपको पता होगा, ये हम्पी कर्नाटक में मिलता है। और एक चीज़ आपको याद होगा कि हम्पी जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नाम आता है, ठीक है। 1986 में इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया था। नाउ ये कौन, आखिर खोज कौन किया था? ये नाम है कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी, ये आपको जो हम्पी के रुइंस अवशेष हैं उसको खोजा था 1800 ईस्वी में। तो ये भी हमको याद रखना है। क्या है क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग? नाउ ये थे हमारे बलबन जी, और गियासुद्दीन बलबन का नाम था, और ये पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने ये थ्योरी ऑफ किंगशिप की बात की थी। नाउ व्हाट इज द थ्योरी ऑफ किंगशिप या थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स क्या होता है? तो इसमें ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि किंग को जो पावर मिलता है वो भगवान से मिलता है, गॉड से, ठीक है। तो ये थ्योरी कौन फॉर्मुलेट किया था? दैट इज द बलबन, ठीक है। अगला है कि पेपर जो इंडिया में आया था सबसे पहले, वो कब आया था? 12वीं सेंचुरी में आया था, 13th, 14th और 15th सेंचुरी में। तो ये आपको 13वीं में या 12th में या 15th में। तो पेपर जो यूज में आया था 12वीं सेंचुरी में आपको आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12th सेंचुरी। पेपर मैन्युफैक्चर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो 13th सेंचुरी में आपको अरब मर्चेंट के द्वारा में। नाउ क्वेश्चन जो है सो आपका जो पूछा हुआ है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? दे आर नॉट आस्किंग कि मैन्युफैक्चरिंग कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो प्रयोग जो स्टार्ट हुआ 12th सेंचुरी से, और अरब मर्चेंट के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 13th सेंचुरी में, ठीक है। याद रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूरोपियन पेंटिंग वेयर इंट्रोड्यूस, किसके कोर्ट में यूरोपियन पेंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था? नाउ यूरोपियन पेंटिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हमारे अकबर जी के काल में आया था, जो तीसरे मुगल एम्पायर थे। और किसके द्वारा किया गया होगा फिर? दैट इज द आपको पुर्तगाली के द्वारा, ठीक है ना, पोर्तुगीज के द्वारा किया गया था। और ये जो पोर्तुगीज प्रिस्ट थे एक, जो आपको 16th सेंचुरी में अकबर के कोर्ट में आए थे, तो वहाँ पे दिया था। और अकबर जो है सो आर्ट्स के ग्रेट पैट्रन हुआ करते थे, तो उनको आपको यूरोपियन पेंटिंग जो है सो उनके कोर्ट में आया था। अगला है किसने दिया था? पुर्तगाली ने, ये याद रखेंगे। अगला है कि हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड? जब EIC फॉर्म हुआ था तो कौन थे रूलर? औरंगजेब थे, अकबर थे, जहांगीर थे और हुमायूं थे, ठीक है। अब देखो, बाबर, हुमायूं, है ना, देन अकबर, क्लियर। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुए तो ये आपको बना था, तो ये कब फॉर्मेशन हुई थी इनकी? 31 दिसंबर 1600, क्लियर। और जो हमारे अकबर थे वो आपको 1556 से लेकर के 1605 तक राजा थे, क्लियर। तो जब बना था, देखो क्वेश्चन ना किसकी कोर्ट में आया था, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट कब बना था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था, फॉर्म हुआ था, उस समय इंडिया में कौन रूलर थे? दैट इज द अकबर। अब इस जहांगीर अगर आप मार के आ जाते तो गलत हो जाता, जहांगीर के कोर्ट में आया था, है ना। और इस कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश? ब्रिटिश के द्वारा किसको अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया था? सिंध था, ग्वालियर था, अवध था, सतारा। नहीं, अगर आपको पता होगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 17 को सबसे पहले 1848 में मिलाया गया था, ठीक है। 1848 में 17 को मिलाया गया था,
देन आपको किसको, ग्वालियर और ये सब को भी मिलाया गया था, अवध को भी मिलाया गया था, क्लियर। लेकिन आपको ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था, अवध को मिलाया गया था। अच्छा, सिंध को मिलाया गया था 1843 में, सिंध को मिलाया गया था, ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अवध को ही मिलाया गया था, ये आपको पता है, मिसमैनेजमेंट के ग्राउंड पे कि मिसरूल हो रहा है, इस कारण से अवध को मिलाया था। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आपको 17 को सबसे पहले 1817 को 1848 में मिलाया था, लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, क्लियर। सिंध की अगर बात करें तो 1843 में मिलाया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अवध को मिस रूल के कारण 1856 में मिलाया गया था, 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने आदेश दिया था, क्लियर। वाजिद अली शाह उस समय अवध के नवाब हुआ करते थे कि इनको हम इसलिए मिला रहे हैं कि ये मिस रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो मिस रूल के लिए अवध। ग्वालियर एक ऐसा आपको रियासत था जिसको नहीं मिलाया गया था, प्रिंसली स्टेट ऐसा था जिसको ब्रिटिश में नहीं एनेक्स किया गया था, याद रखेंगे। बाकी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन कौन से थे याद रखना है, 17 जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब आपको याद रखना है। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी साल्ट, गांधी जी साल्ट सत्याग्रह किए थे, ये पता है आपको। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक आपको जो है सो मार्च किए थे। और ये क्यों किए थे, आखिर कहाँ से किए थे? पहली बात तो है कि ये कहाँ से किए थे, साबरमती से ये आपको स्टार्ट किए थे। 78 फॉलोअर इनके साथ था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और 241 माइल, क्योंकि क्वेश्चन माइल में ही पूछता है, तो 241 माइल मार्च किए थे, ठीक है। कहाँ गए थे साबरमती से? डांडी, अरेबियन सी का एक कोस्ट है, टाउन डांडी है, वहाँ पे ये गए थे। नाउ व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस? सॉल्ट लॉ को तोड़ना, सॉल्ट बनाना मना था तो उसको तोड़ना। दूसरा है कि कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन, और पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। तो पूर्ण स्वराज तो नहीं था, बट कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द पीपल, ये सब हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्ट मार्च इस कारण से हुआ था। सो आंसर इज द मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मोपला रिवेलियन जो 1921 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? असम, केरला, पंजाब, बंगाल। मोपला जो है वो साउथ इंडिया के मुस्लिम हुए थे, वो लोग मानते थे कि हम लोग वो अरब के वंशज हैं, ठीक है। 1921 में आपको जो है सो ये आपको 1921 में ये आपको आंदोलन किए, सो दैट इज द आंसर इज द केरला। और उस समय इन्होंने बहुत सारे यूरोपियन को भी मार दिया, बहुत सारे हिंदू पे भी अटैक हुआ था, उनके घर को जला दिया, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला है कि द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था जब एंटी पार्टीशन बेसिकली मूवमेंट था, सो द एंटी बंगाल पार्टीशन एगेशन था, और ये स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। जुलाई में अनाउंस हुआ था पार्टीशन का, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो खत्म हुई किस कारण से हुई? बोला कि अभी हाल में IIT खड़गपुर में एक रिपोर्ट हुई थी, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कितने साल तक लो रेनफॉल हुआ तब जाकर के IBC खत्म हो गई। 600 साल, 700 साल, 800 साल और 900 साल। ये तो हम लोगों को पढ़ा है, हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ। कहीं पे पढ़ते हैं कि, तो इसमें IIT खड़गपुर ने कहा था कि 900 साल तक सूखा की तरह फेज हुआ था, डॉट लाइक फेज था, जिस कारण से वाटर स्कार्सिटी हो गई और मास माइग्रेशन टू द अदर रीजन, मतलब लोग वहाँ से भाग गए, इसलिए IBC का खत्म हो गया। दैट इज द रिपोर्ट बाय द IIT खड़गपुर के स्टडी में ये आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। कह रहा है कि भारत में जो पशुपालन और कृषि का सबसे ज़्यादा प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अंजीरा से, दम्ब सदात से, किलीगुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? तो ये आंसर होगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अंजीरा जो है एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है। कहाँ पे है ये? गुजरात में है।
और जो दम्ब सदात जो है ये आपको पाकिस्तान का जो बालूचिस्तान है वहाँ पे है, और किल गुल मोहम्मद जो है वो भी नियोलिथिक साइट है बलूचिस्तान का। सो मेहरगढ़ में आपको सबसे पहला अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ओनली। सबसे पहला लार्ज स्केल पे, देखो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन किसने सबसे पहले इशू किया था। ये पुष्यमित्र शुंग थे, मेनांदर थे, वीमा कदफिशेस थे, गौतमीपुत्र सताकर्णी थे। नाउ फर्स्ट एवर गोल्ड कॉइन जो इंडिया में आया था वो लाया गया था कुषाण डायनेस्टी के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाण डायनेस्टी के, ठीक है। और वीमा जो कदफिशेस थे वो आपको फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड क्वाइनेज इन इंडिया, और इसमें कॉपर और सिल्वर के भी लाए थे। सो दैट इज़ द फर्स्ट इशूड जो है वो आपको बीमा कदफिशेस हम लोग का होगा। और ये जो आपको मिनेंदर है, मिनेंदर जो है दैट इज़ द इंडो ग्रुप रूलर्स हैं, है ना। इसमें आपको एंटियोकस है, डिमेट्रियस है, मिनेंदर है ना। इसको यवन भी बोलते थे, इंडो ग्रुप रूलर जो थे उनको यवन भी बोला जाता था। तो ये आपको मिनेंदर है, इसलिए मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दिया। बाकी मैंने आपको PDF में सारे दिए हुए हैं तो आप वो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस अकाउंट फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। बोला कि इनमें से किसने ये एक्सप्लेन किया था कि अर्थ पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने के कारण, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है जिस कारण से प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये आर्यभट्ट थे, भास्कर थे, ब्रह्मगुप्त थे या ब्रह्महीर थे। ना ब्रह्महीर जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर थे, और ये आपको जैसे पास्कल ट्रायंगल वगैरह आपने देखा है ना, ठीक है। सो पास्कल ट्रायंगल वगैरह का ये ब्रह्महीर ने दिया हुआ है। भास्कर, जिसको हम भास्कर 1 भी कहते हैं, ये मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी थे, और इन्होंने जो भास्कर हैं वो आपको नंबर्स वगैरह को, हिंदू डेसिमल सिस्टम, ये सब में आपको कहीं ना कहीं योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया एंड सूर्य सिद्धांत लिखा है, और पहला जो चैप्टर आर्यभट्टिया का है उसी में इन्होंने लिखा है कि अर्थ जो है सो अपने एक्सिस पे रोटेट करता हो, जिसके कारण से आपको सनसेट और सनराइज होता है एवरी डे। और ब्रह्म मुहूर्त कौन थे? दैट इज द ऑल्सो फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गिव द फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इतनी डिटेल मैंने दी है। नाउ हु रोट, ये किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। किसने लिखा है? टेसेशियस ने, प्लिनी ने, टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने। नाउ ये किसने लिखा है? द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। तो ये किताब किसने लिखी है? नाउ सेटेशियस ने लिखा है क्या? सेटेशियस जो है ये आपको एक डॉक्टर हुआ करते थे एट्रेक्सस II के कोर्ट में, ठीक है ना। और इन्होंने किताब लिखा हिस्ट्री ऑफ पर्सिया, हिस्ट्री ऑफ पर्सिया। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखा है, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। देन टॉलमी के बारे में अगर बात करें तो ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे एंड जियोग्राफर उस समय के, और ये जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द सोलर सिस्टम दिए थे। जियोसेंट्रिक थ्योरी मैंने सारी लिखी हुई है आपके एक्सप्लेनेशन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और स्ट्रैबो जो है वो आपको ज्योग्राफी के लिए फेमस थे, डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री ऑफ द पीपल। नाउ ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है ये आपको एक किसी मर्चेंट ने लिखा है, दैट इज द अननोन, ठीक है। तो ये आपको नन ऑफ द एबव इज द आंसर। क्लियर? ये आपको द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ट्रैवल एंड ट्रेड इन द इंडियन ओशियन बाय अ मर्चेंट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। सो इट इज नॉट, पता नहीं है कि किसने लिखा था। नाउ विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। किस सुल्तान ने जमीन में जो फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा दिया? जितना आपका हाफ ऑफ द क्रॉप्स, लैंड पे जितना क्रॉप्स है उसका हाफ, किसने कहा था? दैट इज द अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सेक्ट से थे? किस सेक्ट से? सोहरावादी,
ऋषि संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला और फिरदौसी सिलसिला। नाउ एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कुछ कुछ याद रखिए। ये जो थे, पहले तो आंसर याद रखिए कि सोहरावर्दी संप्रदाय से ये आपको शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। नाउ एक चीज़ और याद रखिएगा, शेख ये बहाउद्दीन जो थे सोहरावादी ऑर्डर के फाउंडेड भी थे। क्लियर। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सर चिश्ती सिलसिला, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये आपको चिश्ती सिलसिला के फाउंडर थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ये सब इसमें ही थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये सब चिश्ती सिलसिला के थे। देन आती है फिरदौसी सिलसिला, इसके बाद कदारिया सिलसिला एक आती है, कदरिया ऑर्डर, ये पंजाब में है, शेख अब्दुल कादिर जो हैं इनको फाउंड किया था। इसके बाद एक आता है नक्शबंदी, नक्शबंदी ऑर्डर है, ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने इसका फाउंड किया था। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है। फिरदौसी बिहार में भी फेमस है, सो दैट इज ऑल्सो यू शुड रिमेंबर फिरदौसी के बारे में, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 और 500। कौन ऐसे थे जो अपने जो ट्रूप्स थे उसको 200, 250 और 500 के यूनिट में बांटे हुए थे। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन। नाउ इसमें है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह और इस्लाम शाह। नाउ क्या याद रखना है इसमें, कौन होगा इसका आंसर। इस्लाम शाह सूरी जो है वो आर्मी की एफिशिएंसी मेंटेन रहे, इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो कैवलरी था उसको ग्रेड में बांटा, तो वहाँ 50, 200, 250 और 500। इस्लाम शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह के बाद उनका बेटा कौन आया, जलाल खान, समझे ना। और उन्होंने, जलाल खान ने अपना टाइटल लिया, उसका नाम था इस्लाम शाह सूरी। ठीक है, सो द ऑप्शन इज ई, इस्लाम शाह सूरी। और इवन सासाराम में इस्लाम शाह सूरी ने ही 122 फीट का टॉम्ब आपको अपने जो उनके पिता थे शेर शाह के नाम पे बनाया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु स्टेटेड दैट 5000 to 20,000 मेन वर्क फॉर 40 years टू बिल्ड द पैलेस ऑफ 40 पिलर्स एट इलाहाबाद इन अकबर के टाइम। अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 पिलर का एक पैलेस बना था, जिसमें 5000 से 20,000 आदमी वर्क किए थे 40 साल तक उसको बनाने में। मनुची, टवर्नियर, विलियम फिंच और अब्दुल हामिद लाहौरी। किसने ये लिखा था, ये थे आपको विलियम फिंच। इन्होंने कहा था कि इलाहाबाद में अकबर के समय में एक पैलेस बना था जिस पे 40 पिलर हुआ करते थे, उसमें 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक वर्क किए। ये विलियम फिंच कौन थे, दैट ही जो इंग्लिश मर्चेंट थे और इंडिया में आए थे कैप्टन हॉकिंस के साथ में। कैप्टन हॉकिंस के समय में आए थे, इसका मतलब जहांगीर का उस समय मुग़ल एम्पायर जहांगीर राजा थे, है ना। तो इन्होंने ये चीज़ लिखा है। नाउ अब बताइए मनुक्की कौन है, ये है निकोलो मनुक्की। ये इटालियन ट्रैवलर थे, इटालियन ट्रैवलर। ये आपको औरंगजेब के समय में आया है। एक एक चीज़ जो आपको याद रखनी है ना। विलियम फिंच आप समझ गए किसके समय में आया था, जहांगीर के समय में आया था। नाउ ट्रेवेनियर, ये किसके समय में आया था, ये शाहजहां के समय में आया था। एक एक लाइन आपको याद रखना है इसमें। ये फ्रेंच मर्चेंट थे, कौन थे, ये फ्रेंच थे। मनुक्की जो थे, निकोलो मनुक्की जो थे वो इटालियन मर्चेंट थे, औरंगजेब के समय में आए थे। ट्रेवेनियर फ्रेंच थे, मर्चेंट थे, शाहजहां के समय में आए थे। और अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं वो आपको, इन्होंने, इनका एक किताब याद रखिएगा, पादशाहनामा। और ये किसके समय में आए थे, शाहजहां के समय में आए थे। किसके समय में आए थे, शाहजहां। तो ये चारों याद रखने की ज़रूरत है ना, कौन किसके समय में आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच सुल्तान वाज रिपीटेड टू बी द, कश्मीर के अकबर किसको बोलते थे, सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो जैनुल आबिदीन जो है कश्मीर के 8वें सुल्तान हुआ करते थे, ठीक है।
और कश्मीर से अगर आप देखिएगा तो इनके समय के बारे में कहाँ पे किसी किताब में मिलती है, उस किताब का नाम है राज तरंगनी। राज तरंगनी जो किताब है वो किसने लिखा है? कल्हण ने। इस किताब में सुल्तान जैनुल आबिदीन के बारे में लिखा जाता है, जिसको हम लोग कश्मीर के अकबर बोलते हैं। इन्होंने इनका जो ये सुल्तान जैनुल आबिदीन थे, इसको अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसा किया था कि हिंदू जो कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी थे और उन्होंने जजिया एबोलिस्ट कर दिया वहाँ पे, एबोलिस्ट जजिया। और जब ये सुल्तान जैनुल आबिदीन मर गए तो उनके बेटा हाजी खान ने इनको सक्सीड किया, जिन्होंने हाजी खान ने अब टाइटल कौन सा लिया? उसका हैदर खान। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। अब हालांकि फैराजी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो ये पहले तो ईस्वी भी याद रखेंगे, 1818 में होती है फैराजी मूवमेंट। हाजी सैयदुल्लाह के नेतृत्व में होती है। और इसमें क्या है कि जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेज जो चल रही थी इस्लाम में, मुस्लिम्स लोगों में, उसको हटाने के लिए ये चीज़ें आई थी। ये आपको फैराजी मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और तो शुरुआत तो हुई थी हाजी सरूतुल्लाह के समय में, बट 1840 के समय में 1840s में के बाद इसके जो नेतृत्व हुई वो हुई दूदू मियाँ की लीडरशिप हुई। वहाँ पे ये एक रिवॉल्यूशनरी आपको मूवमेंट बन गई। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। अब इसमें जब ये क्या हुआ कि दूदू मियाँ ने क्या किया, इसको ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बना दिया कि विलेज से प्रोविंशियल लेवल में कि खलीफा जो होगा हर एवरी लेवल पे एक खलीफा होगा, है ना। पार्लियामेंट्री फोर्स टाइप का, पारामिलिट्री फोर्स टाइप ऑर्गेनाइज कर लिया इन्होंने, ज़मींदार सबसे फाइट करने के लिए। इवन दूदू मियाँ ने अपने फॉलोअर्स को बोला कि रेंट नहीं दो। इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन था जो दूदू मियाँ के नेतृत्व में बना था, उन्होंने अपना लॉ कोर्ट्स बना लिया। ठीक है ना। तो बाद में हालांकि जब ये 1862 ईस्वी में 1862 में दूदू मियाँ की मृत्यु हो गई तो ये मूवमेंट सरवाइव नहीं कर पाया। क्लियर? इतनी आपको फैराजी मूवमेंट का स्टार्ट से एंड तक की कहानी है। नौ एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखा है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने आपको किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन 1929 की कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज का फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस पताका किसने उठाया? फ्लैग ये थे 1929 में कांग्रेस की एक सेशन होती है और उस सेशन में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपको रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस 1929। ठीक है, और इसी सेशन में कांग्रेस अपना जो एम है वो पूर्ण स्वराज को घोषित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे, सबसे पहले कब आपको इंडियन स्टेट को बांटा गया था? भाषा के आधार पे 47 में, 51 में, 56 में, 2000 ईस्वी में। अब एक चीज़ अगर लैंग्वेज कमीशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 3 कमीशन बनी थी बेसिकली। पहला डिमांड था कि भाई हमको लैंग्वेज के बेस पे बनाया जाए, तो इसके लिए कमीशन बैठाई गई। पहला कमीशन जो बैठा कि राज्य जो है सो किसके आधार पे? लैंग्वेज के आधार पे बनाया जाए। तो 1948 में धार कमीशन बनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे इसके धार उनके। ठीक है, इन्होंने 1948 में रिपोर्ट बना था, दिसंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था और इन्होंने बोला कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेस पे हम जो है सो ये डिनाई कर दिए। तो पहला जो धार कमीशन थे उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट को हम नहीं बना सकते, फिर बहुत सारे स्टेट हो जाएंगे। फिर जेवीपी कमेटी बना और जिसमें जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पताबी सिद्धारमैया थे। इन्होंने 1949 में फिर रिपोर्ट आई इसकी, मतलब धार कमीशन के बाद जेवीपी कमेटी बनी थी। तो इन्होंने भी ऐसा कुछ बोला नहीं कि भाई हाँ मतलब कि लैंग्वेज के बेस पे होना चाहिए। बहुत बवाल हुई तो 1953 में फिर एक कमेटी बनती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हम लोग फजल अली कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो हेड थे रिटायर्ड
जज फजल अली थे। इनके मेंबर थे 2 लोग, हृदयनाथ कुंदरू और KM पनिक्कर। इन्होंने 1955 में एक रिपोर्ट दिया, उसमें बोला कि सोल बेसिस लैंग्वेज नहीं होगा, बट हम लोग लैंग्वेज के बेस पे कर सकते हैं। द लैंग्वेज नॉट द सोल, ठीक है ना। आपको स्टेट बनाने का सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बाकी और क्राइटेरिया को रख करके हम लोग किया जा सकता है। नाउ इसमें इसके रीजन और भी चीज़ें हुई थी कि 1953 में जो स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन बनी थी, उसका रीजन एक ये था कि 1950 में 1950 में क्या हुआ था, पोट्टी श्री राम लल्लू करके एक पर्सन थे, उन्होंने 57 दिन का शायद उनका हंगर फास्ट था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, जिस कारण से 1952 में ये कमेटी जो स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन या फजल अली कमीशन बनने से पहले ही आंध्रा स्टेट क्रिएशन करने की बात कर दी गई थी। सो 1956 में अनाउंसमेंट हो चुका था और उसके बाद जब ये स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1953 में बनी थी, जब रिपोर्ट 1955 में दिया था 30 दिसंबर को, तब जा करके आपको आंध्रा को स्टेट का मिल गया था दर्जा। नाउ स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, उस समय में 14 स्टेट और यूटी 6 रिकमेंड किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपाही फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। किस कारण से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही था वो विद्रोह नहीं किए थे। देखते हैं, पहला, द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारी जो थे वो सिपाहियों के बीच ईसाई धर्म फैलाना चाहते थे, ये बिल्कुल कारण था। द ऑर्डर टू द सिपाही टू ट्रैवल, शिप जहाज में यात्रा करने के लिए, मतलब उन लोगों का था कि अगर हम जहाज में यात्रा करेंगे, समुद्र को पार कर जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर जाएगा, तो सब उनको ऑर्डर मिला था कि आपको शिप से ट्रैवल करना है, इसके लिए भी लोग अगेंस्ट थे। स्टेपेज और भत्ता नहीं दे रहे थे, सो दैट इज ऑल्सो रीजन कि भत्ता नहीं दे रहे थे। द इनएफिशिएंसी, ऐसा कोई बात नहीं था कि ऑफिसर्स जो थे वो इनएफिशिएंसी थे। तो कौन सा रीजन नहीं था विद्रोही बनने का, सिपाहियों को विद्रोही बनने का, तो ये था द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अबाउट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक। बहादुर शाह जफर के बारे में ये कहा जाता है कि इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली टू बिहार तक, पेशावर टू बिहार तक। मतलब इनके बारे में कहा जाता था कि इनका जो बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्पायर थे 1857 तक, वो आपको कहा जाता है कि इनका जो है सो बस सिटी ऑफ दिल्ली के पास ही इनका एम्पायर रह गया है। ठीक है, सिटी ऑफ दिल्ली से पालम तक का। ठीक है, तो सिटी ऑफ दिल्ली से पालम तक, तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, और ये चांदनी चौक टू पालम नहीं था, सिटी ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग टेरिटरी पालम तक, तो ये चीज़ें था। तो ये क्वेश्चन को बीपीएससी ने हटा दिया था, बट आप याद रखें कि इसका क्या आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम। कौन रिवेल नहीं किया था। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम, मतलब कौन ऐसा था जो रिवेल नहीं किया था। निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेलुथम्पी ऑफ त्रैवनकोर, राजा ऑफ विजयनगरम। तो इसमें है द आंसर शुड बी निजाम ऑफ हैदराबाद। जितने भी हैं ये आपको सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। निजाम ऑफ हैदराबाद जनरली वो अलायंस करके रखे थे उनसे, तो कौन रिवेल नहीं किया था ब्रिटिश के खिलाफ, तो वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। अगला है कि इंडिगो रिवेलियन के बारे में। देखिए, कभी भी कोई भी रिवेलियन है तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला याद रखना है कि कब हुआ था, कि 1859 से 62 के बीच में हुआ था ये आपको इंडिगो रिवेलियन। क्यों हुआ था, यूरोपियन जो प्लांटर्स थे वो पेजेंट को बोलते थे कि भैया आप फूड क्रॉप्स नहीं लगाओ, इंडिगो लगाओ उसकी जगह पे। नाउ फार्मर्स जो थे वो कहते थे नहीं हम इंडिगो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप हमको जो है इंडिगो लगाते हैं हमारी ज़मीन का तो स्थिति ख़राब होता है, ये फर्टिलिटी इसकी ख़राब हो रही है और आप प्राइस कम दे रहे हो, तो इस कारण से वो लोग नहीं चाहते थे। और पेजेंट को सफ़र करते थे मिडिल मैन ट्रेडर्स वगैरह के साथ में, तो इन्होंने क्या किया कि बोला कि बंगाल के एरिया में बोला कि अब हम नहीं इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे। क्लियर, तो तब इसमें द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू, द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो, पीजेंट वांट नहीं करते थे, द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो
बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट ए प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। तो ये बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका ये होगा कि पीजेंट जो है आपको इंडिगो ग्रो नहीं करना चाहते थे, बट उनको ज़बरदस्ती उनसे ग्रो करवाया जाता था और पैसा भी कम दिया जाता था। तो दिस वुड बी द आंसर। क्लियर? तो सी इसका आंसर होगा। और इसमें आपको कुछ प्रेस भी आपको इसमें सहायता किया था। नील विद्रोह पे आपको एक किताब भी लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा, नील दर्पण। नील दर्पण जो किताब है वो दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, ठीक है। और हरीश चंद्र मुखर्जी, एच सी मुखर्जी थे, बंगाली एक जर्नलिस्ट थे, वो भी आपको द हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर था, उसमें ये जो दुर्दशा थी इनकी इंडिगो जो फार्मर्स थे उसको लिखा था उनमें। बाद में गवर्नमेंट ने बनाया, इंडिगो कमीशन बनाई गई और 1807 में यह आपको नोटिस निकाला गया कि इट वाज इलीगल टू फोर्स द राइट टू कल्टिवेट इंडिगो, कि आप फोर्सफुली किसी को आप इंडिगो कल्टिवेट नहीं करवा सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। और इंडिगो के जो है रिवेलियन, उसमें इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगेन द क्वेश्चन है डेक्कन राइट 1875 के बारे में। नाउ अगेन यू शुड रिमेंबर कि डेक्कन राइट हुआ कब था। चलो इस क्वेश्चन में दिया है बट फिर भी याद रखेंगे 1875 में, ठीक है। अब किस कारण से हुआ था? बेसिकली मनी लेंडर्स वगैरह से ये लोग परेशान थे क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट ले रहे थे महाजन लोग इनसे, ठीक है। इवन रैयतवारी सिस्टम था, उसके कारण से टैक्स भी ज़्यादा था। तो 1874 में सोशल बायकॉट इन लोगों ने कर दिया। 1874 में जितने भी रॉयट थे, किसान थे, वो मनी लेंडर्स का बॉयकॉट कर दिए। वो कहते थे कि हम कुछ भी मनी लेंडर से लेंगे नहीं, ठीक है। इवन जो हजाम थे, वॉश धोबी थे, जूता बनाने वाले थे, शू मेकर्स थे, वो सब मनी लेंडर्स को रिफ्यूज कर गए कि इनको हम सर्व ही नहीं करेंगे, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट लाया 1879 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रजनी पाम दत्त ने कहा, दे बोथ फॉट एंड कोलेबरेटेड विथ इंपेरियलिज्म, विच पॉलिटिकल ग्रुपिंग वाज ही रेफरिंग टू। बोला कि ये लोग ना साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। कौन ऑर्गेनाइजेशन? आईएनसी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन थे ये? तो आरपी रजनी पाम दत्त जो थे ये जर्नलिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने एक मैगजीन भी निकाला है, लेबर, ठीक है। तो लेबर और 1921 में इन्होंने निकाला था। और इन्होंने कहा था कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बोला कि ये लड़ते भी है, साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और उसका सहयोग भी करते हैं। क्लियर? कि ये लोग अगेंस्ट भी लड़ते हैं ब्रिटिश के और कोलैबोरेशन भी करते हैं ब्रिटिश से डिफरेंट टाइम पे। सो दैट इज द आईएनसी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर इनमें से कौन नहीं है? नाउ न्यूज़पेपर है द हिंदू, बंगाली, द महारत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका नाम हुआ करता था द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। और टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 में फाउंड हुआ है। ये ब्रिटिश रेसिडेंट जो वेस्टर्न इंडिया में रहते थे उनके लिए। पहले क्या होता था कि पहले ये वीक में 2 बार निकलते थे और 1851 से ये डेली हो गया और इसका नाम 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बना। इससे पहले क्या था, जब ये ओपन हुआ था 1838 में, टू सर्व द ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, उसका नाम था द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। और ये ट्वाइस वीकली था। 1851 में डेली हुआ, 1861 में इसका नाम चेंज होकर टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। बंगाली 1862 में कलकत्ता में हुआ। इनको किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने। बाद में इसको एसएन बनर्जी ने 1879 में टेक ओवर कर लिया, ठीक है। द हिंदू इंग्लिश में था, वीकली स्टार्ट हुआ था 1878 में। 1878 में मद्रास में स्टार्ट हुआ था और जीएस अय्यर, देन विराघवचारी एंड सुभाराव पंडित, ये सब मिलकर के द हिंदू स्टार्ट किए थे। केसरी और महाराट्टा जो थे, केसरी मराठी डेली था और महाराट्टा जो है इंग्लिश वीकली था।
ये जो है सो दोनों स्टार्ट हुआ था 1881 बॉम्बे में, और ये तिलक, चिपलंकर और आगरकर, ये तीनों मिलकर के स्टार्ट किया था। मैंने ये सारी डिटेल दे दी है, आपको ये सब रिवीजन करनी है। नाउ अगला क्वेश्चन है कि इसमें कुछ पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज किसने बनाया, यंग इंडिया किसने लिखा, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, मतलब ये सब किससे रिलेटेड है। देन रहनुमाई मजदेशन सभा, ये अब अगर हम बात करते हैं एक एक के बात करते हैं। प्रार्थना समाज जो है आपका, प्रार्थना समाज ये आपको स्टार्ट किया था, सोशल रिफॉर्म एक थी, और ये 1867 में इस्टेब्लिश हुई थी आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग। देन यंग इंडिया, ये आपको मोहनदास करमचंद गांधी से रिलेटेड है। लोकहितवादी, ये गोपाल हरि देशमुख जी हैं, तो आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख। और इसके बाद क्या है, सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई मजदेशन सभा जो है ये आपको नरोजी फुरदोंजी, इन्होंने इसमें नौरोजी फुरदोंजी के साथ साथ दादा भाई नौरोजी SS बंगाली वगैरह भी थे, और इसमें 1851 में ये हुआ था। ये जो सभा है 1851 में बना था, और इसने एक जर्नल भी स्टार्ट की थी, उसका नाम था रस्त गुफ्तार। अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। पारसी में आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ पारसी के लिए अगेन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द हिंदू किसने लिखा, केसरी किसने लिखा, बंगाली किसने लिखा, हिंदुस्तानी और शूद्रक किसने लिखा, ठीक है। अब इसको पता होना चाहिए। द हिंदू अभी हमने बात किया था, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर पहला होगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर। दूसरा है केसरी किसने किया, तो केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इसके बाद हिंदुस्तानी जो है वो किसने स्टार्ट किया था, गंगा प्रसाद वर्मा, हिंदुस्तानी एंड एडवोकेट अंडर द GP वर्मा। और शूद्रक जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट किया था। तो हिंदू और स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, इंडियन मिरर NN सेन, केसरी एंड महरट्टा बाल गंगाधर तिलक, शूद्रक गोपाल कृष्ण गोखले, हिंदुस्तान एडवोकेट GP वर्मा। रट्टा मार लीजिए, आ सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकनायक तिलक कब बोला गया। जब ये पॉपुलर टीचर थे, ये पॉपुलर न्यूज़पेपर स्टार्ट किए तो, रैंड के मर्डर केस के बाद, या शिवाजी गणपति का फेस्टिवल स्टार्ट किए तब, या नन ऑफ द अबव। अब ये समझिए, इन्होंने 1897 में इनको जो है 1897 में इनको जेल हुई थी। हुआ क्या था कि पुणे रीजन में प्लेग फैल गया था, ठीक है। और एपिडेमिक एक्ट 1897 के अगेंस्ट में इन्होंने लिखा था कुछ, ठीक है, क्लियर। और तिलक ने टारगेट किया था वो जो वहाँ के कमिश्नर थे रैंड, उसको टारगेट किया था, ठीक है। अब इनके लिखने से जब इनके क्रिटिसाइज किए थे, उससे दो यूथ एकदम इंसाइट हो गए। कौन दो यूथ थे, चापेकर ब्रदर, क्या नाम था, चापेकर ब्रदर। और इन्होंने क्या किया, मर्डर कर दिया, ठीक है। अब मर्डर कर दिया, इस पे ट्रायल चला, सेंटेंस हुआ, और उस कारण से इनका नाम, इनको एक्यूज्ड हिम इन द रैंड मर्डर केस, उसको पूरा सेंटेंस वगैरह हुआ, तो इनको आपको बिलॉव्ड लीडर ऑफ द पीपल बोला जाने लगा, लोकमान्य तिलक। सो आफ्टर दैट ये सब नहीं है कि न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया या ऐसा, या गवर्नमेंट एक्यूज किया इसके कारण से, इन पे ट्रायल सेंटेंस चला, ठीक है। तो ये आंसर तो नन ऑफ द अबव होगा। अब तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन में आता नहीं है, तो घबराने की बात है नहीं, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड द भगत सिंह व्हेन ही थ्रू ए बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भगत सिंह कितने साल के थे, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ समझना है, 8 अप्रैल 1929 को दो लोग थे, एक
भगत सिंह और एक बटुकेश्वर दत्त। ये जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बॉम्ब फेंकते हैं और इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो जिस समय ये बम फेंके थे उसमें ये 21 साल से बड़े थे, 21 साल के नहीं थे, 25 साल के नहीं थे, 21 साल से बड़े थे। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द जालियांवाला बाग जो मैस्केयर हुआ था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह, किस कारण से जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके लिए कौन सा सत्याग्रह हुआ था? स्वदेशी, रॉलेट, बरदोली, इंडिविजुअल। ना ये सब सत्याग्रह आपको पता होगा, है ना। अगर पूरी चीज़ें आपको इसमें क्रोनोलॉजी याद रखना है, क्योंकि स्वदेशी आपको पता है एंटी पार्टीशन के बाद हुआ है, बरदोली आपको पता है गुजरात में जो बरदोली सत्याग्रह हुआ था, देन इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे पता है। नाउ रॉलेट सत्याग्रह इसका आंसर होगा। नाउ मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें कुछ फैक्ट बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होगी। सो द फर्स्ट फैक्ट जो इसमें ये है कि 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सो रॉलेट एक्ट पास करता है। इसका नाम होता है एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। इसमें क्या होता है कि स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा और नो अपील, नो वकील, नो दलील, है ना। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उसको विदाउट ट्रायल 2 साल तक जेल में रख सकते हैं, ये सब चीज़ें था। नाउ इसको लेकर के 6 अप्रैल 1919 को आपको एक महात्मा गांधी नॉन वायलेंस सत्याग्रह करते हैं, लेकिन 8 अप्रैल को वो अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। और इनके साथ साथ 2 लोग और अरेस्ट होते हैं। उसका नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है। ये 9 अप्रैल को हो जाता है, विदाउट एनी प्रोवोकेशन हो जाता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन होता है। 1919 को बहुत सारे लोग क्राउड जो है सो जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि अमृतसर में कुछ ऐसा प्रोहिबिटरी इकट्ठा नहीं होने का ऑर्डर निकाला है। वहाँ पे जनरल डायर आते हैं अपने ट्रुप्स के साथ में और चारों तरफ को गैदरिंग को घेर लेते हैं और जो ओनली एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक कर देते हैं और ट्रुप्स को बोलते हैं गोली चलाइए। तो इसके कारण मोर देन 100 मेन, वेमेन, चिल्ड्रंस वगैरह डेथ कर जाते हैं। सो दैट ये कौन सा सत्याग्रह था? रॉलेट सत्याग्रह। अगला हमारा क्वेश्चन, ओके, ये किसी पहले वाले का एक्सप्लेनेशन आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर 2 डेज का जो 2 साल 63वीं और 64वीं का था क्वेश्चंस, वो हिस्ट्री के वो हमने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 65 और 66 के क्वेश्चन करेंगे। दिस इज़ द कोट ऑफ द डे दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत करनी पड़ेगी तभी जा करके आपको सक्सेस मिलेगी। यू विल गेट द PDF एट टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF। एंड इफ़ कोई आपकी सजेशन है या कुछ भी है तो डेफिनेटली आप बताइए। मेरी एक सजेशंस ये है इसमें कि आपको इसमें नोट्स आप बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए और सिर्फ मेयर सॉल्विंग अ क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। डिटेल एनालिसिस कीजिए एक एक चीज़ को। अगर रॉलेट एक्ट पे क्वेश्चन पूछा है तो पूरी आप रॉलेट एक्ट की कुंडली निकाल लो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा बाय सॉल्विंग द PYQs। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हम लोग इसका B हो गया, इसका C ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो उससे आपका काम सॉल्व नहीं होगा। अब इवन टेस्ट सीरीज भी देते हैं तो सॉल्व आपको करना है तो पूरी तरह से करना है। कि दे आस्क की फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपने सॉल्व सही भी किया तो बाकी 4 ऑप्शन में कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल का पूछा क्वेश्चन कि इस आर्टिकल में क्या है, तो बाकी जो भी ऑप्शन है उस पर कौन कौन से आर्टिकल है वो भी आप देखो। सो मेयर सॉल्विंग PYQ से प्रॉब्लम नहीं होगा, एनालिसिस PYQ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो अगेन थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।